मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग कल भूमंडलीकरण को देख रहे थे, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। और अपन लोगों ने कल इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था और वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, क्या इसका मीनिंग है, ये हम लोग देख रहे थे। जिसमें हम लोगों ने ये निष्कर्ष के रूप में पाया कि भूमंडलीकरण से जो अभिप्राय है वो है उन्मुक्त बाजार एवं प्रतिस्पर्धा, ओपन मार्केट एंड कंपटीशन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तित करना, कन्वर्जन ऑफ अ नेशनल मार्केट इनटू इंटरनेशनल वन। दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण के नाम से जाना जा सकता है। और इस उन्मुक्त व्यापार की व्यवस्था के पीछे जो सोच है, जो थॉट है, वो ये है कि जिस राष्ट्र के पास जिस वस्तु का उत्पादन आसानी से सुलभ हो रहा है, वह अपनी उस वस्तु का निर्यात दुनिया को करे और दुनिया के जिस भी मुल्क में जिस वस्तु का सुलभ उत्पादन सुलभता से हो रहा है, उससे उस वस्तु को आयात करके अपने यहाँ पर उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। अब सवाल उठता है कि इस ग्लोबलाइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। तो हम जिस भूमंडलीकरण की बात करने जा रहे हैं, इस भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक की समाप्ति से हमें होती हुई दिखाई दे रही है, जब बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने पैर पसारने शुरू किए और जो अनुदारवादी आंदोलन थे उन्होंने अपनी जड़ें जमानी शुरू करी। और सबसे पहले इन्होंने पश्चिमी दुनिया को ही अपने शिकंजे में जकड़ा और इसके जो प्रमुख प्रणेता थे वो थे ब्रिटेन की थैचर, जर्मनी के कोहल, अमेरिका के रोनाल्ड रीगन। ये जो बहुराष्ट्रीय निगम थे, जो बैंक्स थे, ये पूरी दुनिया में अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले जा रहे थे और पूंजी एवं मुद्रा के प्रवाह पर जो नियंत्रण राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा लगाए हुए थे, उनको तोड़ने का, उनको तोड़ते हुए विनिवेश और व्यापार के लिए मुक्त द्वार का नारा इनके द्वारा बुलंद किया जाने लगा था। उनका ये तर्क था कि जब मुक्त बाजार होगा, जब ओपन मार्केट होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उससे विकास दर में वृद्धि होगी। जब विकास दर में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि निर्धनता में भी कमी आएगी और जब निर्धनता में कमी आएगी तो ये लोकतंत्र के विकास में और लोकतंत्र की सुदृढ़ता में सहायक बनने का कार्य करेंगे। इन्होंने विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया और ओपन बाजारोन्मुख मुक्त अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार से बदलाव लाया जिससे कि पूरी दुनिया को ये लगे कि ये वाशिंगटन में जो कंसेंसस हुआ है इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर सके और कर रहे हैं। भूमंडलीकरण की जो विशेषताएं आज हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम कुछ विशेषताएं एक प्रकार से हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होने जा रही है, उसमें हमें ढेरों चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि यातायात और संचार साधनों में हुए जो क्रांतिकारी विकास हुआ है, उसके चलते जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस थे, जो भौगोलिक दूरियां थीं, वो सिमट गई हैं। अब न केवल व्यापार, तकनीक एवं सेवा क्षेत्र, बल्कि लोगों का भी सीमा पार आवागमन सस्ता एवं सुगम हो गया है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट ने पूरी दुनिया को
तेजी से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। आज पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बहुत आसान हो गया है। दूसरा जो हमें सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अभ्युदय ने इसने दूर दराज की सीमा तक ये पहुंच चुके हैं। आज एक गांव में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी दस्तक दे चुका है। तो इसने एक ग्लोबल कल्चर को एस्टेब्लिश किया है, एक वैश्विक संस्कृति की स्थापना करी है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो पश्चिमी परिधान कभी पश्चिमी मुल्क की ही खासियत हुआ करते थे, जिसमें जीन्स है, टी शर्ट है, फास्ट फूड है, पॉप म्यूजिक है, हॉलीवुड फिल्म्स हैं, सैटेलाइट टेलीविजन्स हैं, आज ये सारी की सारी चीजें गांव के युवा वर्ग तक भी पहुंच चुकी हैं और आज ये उन लोगों की संस्कृति बन चुकी है। चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, उपभोक्तावाद आज एक तरीके से पूरी विश्व की संस्कृति बन गया है। यहाँ तक कि आज भ्रष्टाचार एवं अपराध के तरीके भी पूरी दुनिया में एक जैसे हो गए हैं। तीसरी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो ये कि श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए हैं और जो श्रम निर्यातक देश हैं उनमें ऐसे कई ब्रोकर्स, एजेंट्स सक्रिय हो गए हैं जो वैध एवं अवैध दोनों ही तरीकों से लोगों को विदेशों में काम दिलवाने का कार्य करते हैं। केवल यही नहीं, जो श्रम आयातक देश हैं वहां जो पुराने प्रवासी हैं उनका भी अपना एक ऐसा नेटवर्क है जो नए प्रवासियों को दिशा निर्देश देने का और उनकी हर संभव सहायता देने का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा का भूमंडलीकरण हो गया है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी तक जो विद्यार्थी जाते थे उनमें से अधिकांश वहीं रह जाते हैं। अब आज ये स्थिति है कि जो अनेक विकासशील देश हैं उनके शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गए हैं, जिससे कि यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व के किसी भी कोने में रोजगार प्राप्त कर सके। चौथी जो खासियत है कि ब्रेन ड्रेन से शुरू हुई जो पेशेवर की आवाजाही थी, प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स की जो आवाजाही थी, उसने एक नया अलग ही स्वरूप धारण कर लिया है। अभी तक साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेशनिस्ट ही विदेशों की तरफ रुख कर रहे थे। अब इनके साथ ही साथ वकील, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, बैंकर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इनका विदेश आवागमन पूंजी प्रवाह की तरह ही लचीला हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्प्लॉयर की भूमिका निभाने लगी हैं। भिन्न भिन्न देशों से विशेषज्ञ, प्रबंधक, कुशल, अर्धकुशल श्रमिकों की नियुक्ति इन निगमों के द्वारा की जाती है। इनमें नियुक्त कर्मचारियों को दुनिया भर में फैले निगम की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया जाता है और इस तरह यह प्रक्रिया श्रम प्रवाह को बढ़ावा देती है। अब सवाल उठता है कि जिस भूमंडलीकरण का 1980 के दशक की समाप्ति और 1990 के दशक की शुरुआत में हमें देखने को मिल रहा है, उसने पूरी दुनिया को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में किस तरीके से प्रभावित किया है और इनका प्रभाव वर्ल्ड वाइज हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि सितंबर 2000 में जब विश्व के नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच में सहस्त्राब्दी की समारोह कर रहे थे, तब उसमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया था कि वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को सुनिश्चित करना सबको शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। तब उस समय जनरल सेक्रेटरी महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा ये कहा गया था कि हम दुनिया के लोग 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के ऊपर उनका रिपोर्ट था कि यदि वैश्वीकरण को सफल होना है तो जनता को ये महसूस होना चाहिए कि वह भी इसमें शामिल
है। तो भूमंडलीकरण के द्वारा किस प्रकार का फायदा दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कि आज जो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है, उस वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रतिशत में बढ़ोतरी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। वित्त क्षेत्र का विस्तार हुआ। व्यापार और निवेश क्षेत्र के ऊपर वित्तीय क्षेत्र आज हावी हो चुका है। विदेशी मुद्रा बाजार का विस्तार भी बड़े ही जबरदस्त रूप में चौंकाने वाला है। भूमंडलीकरण की ये जो प्रक्रिया थी, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई। विश्व अर्थव्यवस्था में कई तरह की रुकावटें दूर होने से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हुआ। व्यापार के क्षेत्र में खुलापन आया। विदेशी निवेश के प्रति उदारता बढ़ी। वित्तीय क्षेत्र में उदार नीतियां अपनाई जाने लगी। बाजार क्षेत्र में विस्तार हुआ। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं और मुद्दों ने विश्वव्यापी स्वरूप धारण कर लिया। आज किसी भी क्षेत्र की समस्या के ऊपर सारा विश्व विचार करता है, उस पर ध्यान देता है। और आज किसी एक जगह की समस्या को ये नहीं कह सकते कि ये उस राज्य का या उस राष्ट्र का एक डोमेस्टिक फैक्टर है, डोमेस्टिक अफेयर है। ऐसा नहीं है। उनके ऊपर पूरी दुनिया अपना ध्यान देती है। चाहे हम मी टू जैसे मुद्दे को लें, चाहे हम वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लें, चाहे हम ट्राइब्स के द्वारा उठाई जाने वाली जो मांगे होती हैं उनको लें। आज ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड पेनोरमा में अपना एक दखल रखने लगी हैं। जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट, सूचना तकनीकी की वजह से देश काल की जो सीमाएं खत्म हो गईं। औद्योगिक संगठनों ने, नई प्रबंध व्यवस्थाओं के विकास ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर अपना रोल निभा रहा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता, उसकी पॉलिटिकल हेगेमनी, जिसने भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया। क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए ये एक बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई एक महाशक्ति उसको इम्प्यूटस प्रदान कर रही हो। जैसे हमें विगत शताब्दियों में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जब ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड्स एंड स्टर्लिंग अपना रोल प्ले कर रही थी, तो आज अमेरिका की जो डॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संचालन कर रहा है। ये भूमिका अमेरिकी डॉलर के द्वारा निभाई जा रही है। ओवरऑल हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय संप्रभुताएं एक तरह से सीमा विहीन होने लगी हैं, विभिन्न देशों की सीमाओं का अब केवल एक सिर्फ भौगोलिक महत्व ही रह गया है। जब दुनिया ही सिकुड़ करके एक गांव बन गई, तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि गांव के किसी एक घर में आग लगे तो दूसरा घर उससे चिंतित नहीं होगा। तो जैसे दुनिया सिकुड़ी है, वैसे ही संप्रभुता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की परिभाषाएं भी सिकुड़ी हैं। संचार क्रांति और भूमंडलीकरण ने विभिन्न जातीयताओं, नस्लों, अस्मिताओं को एक नए तरह की गतिशीलता और सतर्कता प्रदान की है। रिमेनिंग जो पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का, उसको हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।